हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम विद्वान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम फिर आपके लिए एक जनरल टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज़ अबाउट लंग्स। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स कहाँ होते हैं, लंग्स क्या काम करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी विच एड्स इन रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम इसको ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है आपके रेस्पिरेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, वन इज इनहेलेशन एंड द अदर वन इज एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन क्या होता है, जब हम सांस के जरिए ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। उसके बाद होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है CO2 की फॉर्म में, उसे हमारी बॉडी से एक्सहेल करते हैं। अब क्या हुआ, हमने कहा कि ऑक्सीजन का हमने इनटेक कराया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर एक्सपेल करा। तो ये दो प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो है वो फार मोस्ट रिक्वायरमेंट है हमारे सेल्स की। क्लियर। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगी, बॉडी में कंजेशन क्रिएट होगा। अगर क्रिटिकल कंडीशंस हैं तो अल्टीमेटली जो है जो कोई ह्यूमन है दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, उसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि CO2 जो है वो हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए एबनॉर्मेलिटी की कंडीशन क्रिएट कर देंगे, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है और जब हमने ऑक्सीजन के इनटेक की बात की है और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपल्शन की बात करी है, तो उसमें जो लंग्स हैं, लंग्स ही वो ऑर्गन्स हैं जिनके जरिए ये एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है। तो लंग्स को हम ये मानते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। हमारी बॉडी में अ पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब क्या होता है, जो आपका लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द राइट लंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, एक ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पर क्या रिसाइड करता है, आपका हार्ट रिसाइड करता है, आपका हार्ट होता है वहां पर। क्लियर। अब क्या हुआ, जब हमने कहा कि यस लंग्स ही वो ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कि इन दो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल कर रहे हैं, तो वो कौन सा रास्ता है जिसके जरिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंच रही है और जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से, लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं नोज की। तो जो पहला ऑर्गन है दैट इज योर नोज। अब ये जो नोज है, नोज के जरिए हम सांस लेते हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन हम नोज के जरिए ही सांस क्यों लेते हैं, हम मुंह से भी तो सांस ले सकते हैं और कभी कभी लेते भी हैं। तो नोज से सांस लेना प्रेफर क्यों करा जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे नाक में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर हैं ये क्या काम करते हैं, ये जो हेयर हैं ये जो है आपका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इंट्रैप कर लेते हैं, काफ़ी हद तक उनको इंट्रैप करते हैं और उनको आगे नहीं जाने देते हैं ताकि ये हमारे लंग्स तक ना पहुंच सके और हमारे लंग्स को अफेक्ट ना कर सके। दूसरा क्या है, यहाँ पर म्यूकस रिलीज होती है। म्यूकस क्या है, एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, हमारी नोज में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नोज जो है वो कुछ वेट भी रहती है, जिससे जो है आपके जो डस्ट पार्टिकल, वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो यहीं पर चिपक कर रह जाते हैं। तीसरा जो है, अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो उस हवा का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करा जाता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत ठंडी हवा इनहेल कर ली है और अगर वो हवा अंदर जाकर हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसका टेम्परेचर रेगुलेट करा जाता है, उसका टेम्परेचर जो है कुछ अप हो जाता है, जिससे एयर जो है वो कुछ वार्म हो जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन की। अगर हम ड्राई एयर को इनहेल कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको मॉइस्चन करा जाएगा, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे एयर जो है हमारे सेल्स का वियर टियर ना करे, अंदर जाकर हमारे किसी भी सेल्स की कोई टूट फूट ना हो, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन वहां पर क्रिएट ना हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यस हमें नाक से सांस लेनी चाहिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एफिशिएंटली भी वर्क करता है और वो हेल्दी रहता है। दूसरा है कि आप मुंह से सांस क्यों ना लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक ये रीजन तो है ही कि जो हमारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके लिए कोई चेक नहीं लगाया गया है तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम सभी को पता होगा कि हमारे मुंह में लार हमेशा निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। अब ये जो सलाइवा है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, हमारे फूड का डाइजेशन कराता है। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप खाना जो है वो ज्यादा चबा चबा कर खाइए ज्यादा देर के लिए, ताकि आपका खाना जो है आपके मुंह में रह सके और सलाइवरी अमाइलेज जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर सके और उस फूड का डाइजेशन जो है आपके मुंह में ही स्टार्ट हो सके और काफी डाइजेशन जो है आपके मुंह में हो जाए। तो क्या होगा, जब ड्राई माउथ की कंडीशन क्रिएट होती है तो जो आपका सलाइवा है वो सूखने लग जाता है, ठीक है। सलाइवा जो है अवेलेबल ही नहीं होता है। अगर सलाइवा अवेलेबल नहीं होगा बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज भी नहीं होगा, और अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमारे फूड के डाइजेशन पर पड़ेगा। क्लियर। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप मुंह से सांस ना लें। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने जो एयर पैसेज है उसका जो फर्स्ट ऑर्गन हमने किया है नोज, उसके बाद जो आपका आता है दैट इज योर फैरिंग्स, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं। देन इज योर लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो वॉइस बॉक्स है वो हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हमारी आवाज निकलती है ये उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अभी तक हमने ये पैसेज किया जिसके थ्रू एयर जो है वो चलकर कहां तक पहुंची है, आपकी विंड पाइप तक पहुंची है। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रेकिया की फॉर्मेशन नहीं होती है तो डेफिनेटली उस बच्चे का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता है। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ट्रेकिया तक पहुंचे। अब ट्रेकिया की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द ट्रेकियल रीजन, ये क्या है आपका ट्रेकिया है। अब ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया अगर सिकुड़ जाता है, अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो क्या होगा, जो हवा है हवा का आगे जाना रुक जाएगा। अगर हवा आगे नहीं पास होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हमारे इंटरनल सेल्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ट्रेकिया क्योंकि कोलैप्स ना हो जाए तो इसके ऊपर सी शेप की कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रेकिया को एक्सपैंड करा के रखती हैं, ताकि ट्रेकिया श्रिंक ना हो जाए, हमारी विंड पाइप श्रिंक ना हो जाए, जिससे हवा के अंदर जाने में कोई भी रुकावट क्रिएट ना हो। तो अब क्या हुआ कि हवा जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है, जो एयर है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द ट्रेकिया, दैट इज द विंड पाइप। अब ये जो ट्रेकिया जब नीचे लंग्स की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जब ये लीड करेगा लंग्स की तरफ तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकस है, अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं, एक की बात करते हैं तो हम इसको ब्रोंकस बोलते हैं, अगर हम दो की बात करेंगे तो हम इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये ब्रोंकस है आगे ये क्या करता है, फर्दरली डिवाइड करता है। जब ये डिवाइड करता है तो एक जो पार्टीशन है वो कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट लंग में जाता है, और एक जो पार्टीशन है वो राइट लंग में जाता है। उसके बाद हम एक चीज और जानते हैं कि जो आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे घर में रूम्स बने होते हैं तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पर भी ये लोब्स बने हुए हैं। जो लेफ्ट लोब है उसमें जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स हैं और जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स बने हुए हैं। तो जैसे ही ये ब्रोंकस डिवाइड करेगा, ब्रोंकाई में डिवाइड करा तो ये जो ब्रोंकाई है ये अंदर जाके 3 लोब्स में बट जाएंगे। सबसे पहले जो ब्रोंकाई हैं वो किस में बटेंगे, 3 लोब्स में बटेंगे।
सुपीरियर, इन्फीरियर जो मिडल वाला लोब है, और अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो सुपीरियर और इन्फीरियर, ये सभी लोब्स में जो आपके ब्रोंकाई हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रोंकाई की डिवीजन हुई तो अब क्या होगा, ये फर्दर डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपका एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, वो क्या करता है, उसका जो ट्रंक है धीरे धीरे जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके उसने बंटना शुरू कर दिया, उसमें से ब्रांचेस निकल आई, वो जो ब्रांचेस हैं वो फर्दर फिर से ब्रांच्ड हो जाती हैं, तो वो फिर से छोटी छोटी फिर से ब्रांचेस आ जाएंगी। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ भी बनता है। तो आपके ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगे और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब यहाँ पे ये डिविजन्स क्यों हो रही हैं, ये डिविजन्स इसलिए हो रही हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जाए। किस लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। जितनी डिविजन्स होंगी उतना ही हमारी गैसेस जो हैं उस सरफेस से एक्सचेंज हो सकती हैं। अब जब हमने ब्रोंकियोल की बात करी है तो ब्रोंकियोल के एट लास्ट क्या लगे होते हैं, ब्रोंकियोल पे क्या लगे हुए हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई हैं यही एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब तक ये जो हमने सारे का सारा रास्ता पढ़ा है, ये सारे का सारा जो ट्रैक है, ये वो रास्ता है जहां से कि आपकी एयर पास हो रही है। लेकिन जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पे कि एयर में जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब देखते हैं कि वो एक्सचेंज होता कैसे है। हम यहाँ पर एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पर क्या होता है, इस एल्वियोलस के यहाँ पर चारों तरफ जो है इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होता है कि एल्वियोलस की जो ये वॉल है प्लस ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये सिंगल सेल की थिकनेस इनकी होती है। क्यों होती है, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत थिक नहीं होती हैं, ये पतली होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितनी इनकी थिकनेस कम होगी उतना ही गैसेस का एक्सचेंज होना फास्ट हो जाएगा, प्लस वो एफिशिएंट होगा। जो गैसेस हैं वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो पाएंगी। तो जो ऑक्सीजन है, जो बाहर से ऑक्सीजन इस एल्वियोलस तक पहुंची है, वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी। और ये जो ब्लड एल्वियोलाई तक पहुंचा हुआ है, एल्वियोलस तक पहुंचा हुआ है, क्या लेकर के पहुंचा है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कैपिलरीज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको दे दी, इस एल्वियोलस को दे दी। तो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करके आगे चलेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस रास्ते से ऑक्सीजन हमारे अंदर आई है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि हमें पता है हम नाक से सांस लेते हैं और हम नाक से ही सांस छोड़ते हैं। क्लियर। तो उसी रास्ते से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाएगी। सो ये मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया कि किस तरीके से लंग्स के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर इकट्ठा होकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और कैसे इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है और कहाँ पर इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो क्रिएट हो जाते हैं, लंग्स के कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरल व्यू बताया है कि यस हमारे लंग्स में कहाँ पर गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर्स कौन कौन से क्रिएट हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि जो इनकी नॉर्मल वर्किंग होती है उस नॉर्मल वर्किंग से हटकर ये बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली काम करना बंद कर देते हैं। अब वो काम करना किस हद तक बंद करते हैं, क्लियर, जो उनका परसेंटेज है, तो उस परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि यस हमें जो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हुई है वो माइल्ड क्रिएट हुई है, थोड़ी बहुत है, वो मॉडरेट क्रिएट हुई है, थोड़ी सी ज्यादा है, और या फिर वो बहुत सीवियर क्रिएट हुई है जो कि इरिवर्सिबल हो जाती है, जो कि मतलब ठीक होना मुश्किल हो जाता है। क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्थमा की। एस्थमा हम सभी ने सुना होगा
जिसमें हम नॉर्मली कह देते हैं कि यस एक पेशेंट को ना सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। अब वो सांस लेने में दिक्कत क्यों होने लग जाती है? क्योंकि एस्थमा एक ऐसा लंग का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं जिसमें से एट लास्ट एयर पास होकर एल्वियोलस तक पहुंच रही है, तो वो ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि जितना ब्रोंकियोल्स में फैलाव होगा उतनी ही एयर जो है वो अपने अंदर से पास करके एल्वियोलाई तक पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोंकियोल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अब वो श्रिंक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, जब इनमें ऑक्सीजन आई तो ये फैल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो ये सिकुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पे पूरा प्रेशर बना सके और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहाँ पर हमारे मसल्स काम करते हैं। तो हमारे ब्रोंकियोल्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारे ब्रोंकियोल्स के ऊपर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं वहां पर स्मूथ मसल्स जो हैं, या तो हो सकता है कि स्मूथ मसल्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रही हैं, क्लियर, उनकी जो इलास्टिसिटी है हो सकता है वो भी लूज हो गई है। अगर उनकी इलास्टिसिटी लूज हो गई है तो क्या होगा, वो अगर खुल गई हैं तो वो खुली ही रहेंगी। अगर वो खुल गई हैं और वो खुली ही रहेंगी तो क्या होगा, हो सकता है कि ये रास्ता जो है वो बहुत चौड़ा है जिससे हमारी जो ऑक्सीजन है वो तो हमारी बहुत अच्छे से अंदर चलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतना एफिशिएंटली हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। ये भी क्या है, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी, जो कि और एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करेगी। तो एस्थमा वो कंडीशन हो जाती है जहां पर हमारे ब्रोंकियोल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अगर किसी को एस्थमा बहुत सीवियर है तो उसमें ब्रोंकियोल्स और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे, जिससे कि हवा का अंदर जाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फाइसीमा। अब जो एम्फाइसीमा कंडीशन है, एम्फाइसीमा में क्या होती है, जैसे हमने बात की थी कि जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई, अब क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई हैं इनके चारों तरफ एल्वियोलाई जो हैं वो दैट आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। लेकिन जो एम्फाइसीमा नाम का डिसऑर्डर है इसमें क्या होगा कि जो आपके एल्वियोलाई हैं वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने की वजह से जो उनका सरफेस एरिया है कि कितने एरिया से वो लंग्स को गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम होता है तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी कम हो जाता है, क्लियर, गैसेस का एक्सचेंज भी कम हो जाता है। अगर गैसेस का एक्सचेंज कम हो गया, ऑक्सीजन हमारे अंदर कम आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कम बाहर छोड़ी जा रही है, तो दोनों ही ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी बनाएंगी ही बनाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं निमोनिया की। जो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जहां क्या होगा, अब क्या होता है, हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा, अब इस पूरे पैसेज में क्या होता है कि हो सकता है कि कहीं पे एक इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्लियर। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे सूजन होने लग जाती है, तो भी क्या होगा कि हमारा जो एयर पैसेज है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो हमारी हवा को आगे जाने में रुकावट पैदा करेगा। दूसरा क्या है कि एक म्यूकस जो है, म्यूकस क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड है, एक तरीके का लिक्विड है, जो कि अगर ज्यादा बनने लग जाएगा तो क्या होगा, जो कि निमोनिया की कंडीशन में होता है, जो म्यूकस है वो हमारे एल्वियोलाई में भरने लग जाएगा, क्लियर। जो म्यूकस है वो कहाँ भरने लग जाएगा, हमारे एल्वियोलाई में भरने लग जाएगा। जब एल्वियोलाई म्यूकस से ऑक्यूपाइड है तो इसमें हवा कहाँ आएगी, हवा के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिससे भी एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी कि यस, हमारे अगर लंग्स तक ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो हमारे आगे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, क्लियर। तो ये हो जाती है आपकी निमोनिया की कंडीशन। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे गए हैं, हम किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है। अगर बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो इनहेल्ड ऑक्सीजन का डेफिनेटली हमारे अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें कंजेशन जैसी फीलिंग जो है वो आने लग जाती है, कि हमें घुटन भी होने लग जाती है, क्योंकि
हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, मतलब क्या है, सांस लेने में भी दिक्कत है प्लस हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एनीमिया की। अब एनीमिया क्या होता है, जब खून की कमी हो जाती है। अगर खून की कमी हुई है तो इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन नाम का जो सब्सटेंस हमारे खून में होता है वो भी क्या होने लग गया है, वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी सारी बॉडी तक पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो डेफिनेटली अगर हम बाहर से अच्छे से सांस ले भी पा रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा कि सफिशिएंट जो मात्रा है उसमें ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि यस, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। क्लियर? तो ये भी एक डिसऑर्डर है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक डिसऑर्डर आता है आपका एटिलेक्टेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो एटिलेक्टेसिस ऐसा डिसऑर्डर है, जब क्या होता है, जब एक बच्चा अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, हम मान के चलें कि 35th मंथ जब प्रेगनेंसी का होता है तो बच्चा जो है उसमें एक सब्सटेंस रिलीज होना स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। और ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, जो आपका एल्वियोलाई होता है, जो आपका एल्वियोलस होता है, उसकी एक्सपेंशन कराता है, उसका फैलाव कराता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर जा सके। लेकिन क्या हुआ, जब तक हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि बच्चा जो है वो हर एक तरीके से अपनी माँ पर ही डिपेंड होता है, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन नीड्स के लिए भी वो मदर पर डिपेंडेंट है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो क्या होगा, बच्चे को आपने भी सुना होगा या देखा होगा, बच्चे को रुलाया जाता है। वो किस लिए रुलाया जाता है, ताकि जब बच्चा रोए तो एकदम से क्या हो, वो ऑक्सीजन को एकदम से इनहेल करे, ब्रीदिंग करे, जिससे कि उसके जो एल्वियोलाई हैं वो क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्किंग में आ जाए, काम करना स्टार्ट कर दे। क्लियर? तो अब क्या होता है, एक डिसऑर्डर जो है उसमें क्या होगा, अगर एटिलेक्टिस नाम का डिसऑर्डर जो है उसमें क्या होगा, ये जो सर्फेक्टेंट है ये नहीं बनता है। क्लियर? जो एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो इसको रिलीज ही नहीं करते हैं। जब तक ये रिलीज नहीं होगा तो ये क्या कराएगा, जो एल्वियोलाई हैं वो श्रिंकन फॉर्म में ही होंगे, श्रिंक होंगे, वो सिकुड़े हुए होंगे, फैले हुए नहीं होंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बच्चे के अंदर लंग्स तक पहुंच पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिससे एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब ये कंडीशन कितनी क्रिटिकल है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये बहुत सीवियर या बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो अल्टीमेटली बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सो ये थे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका इन डिसऑर्डर्स को लेके जो आपका एक होता है लंग फंक्शन टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी जो है वो मेडिकल टर्म है जो कि लंग्स के लिए ही यूज करी जाती है। अब क्या होता है लंग फंक्शन टेस्ट में, तो जो लंग फंक्शन टेस्ट है उसके थ्रू देखा जाता है कि क्या आपके लंग्स जो हैं वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक उनकी वर्किंग हो रही है। दूसरा क्या है, जो लंग फंक्शन टेस्ट है वो क्या दिखाते हैं कि आपके लंग्स का वॉल्यूम कितना है, आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, आपका जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का, क्या वो ठीक से हो रहा है, क्या वो उतना एफिशिएंट है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके लिए करे जाते हैं आपके लंग फंक्शन टेस्ट। उसके बाद क्या होता है, वेरियस डिजीजेस, वेरियस डिसऑर्डर्स जो हमने अभी बात की है, तो इन डिसऑर्डर्स के साथ अगर हम ये माने कि आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई है, आपका जो है पल्मोनरी ट्यूमर है, आपका लंग कैंसर अगर हो गया है, आपकी एस्बेस्टोसिस है, आपकी सिलिकोसिस है, आपकी कोई भी तरह की एलर्जी है, एस्थमा है, अगर ये डिसऑर्डर्स हो गए हैं, ये डिसऑर्डर्स जो हैं इनकी क्रिटिकलिटी क्या है, माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, बहुत सीवियर हो चुके हैं, तो इन सब बातों को जानने के लिए करा जाता है आपका लंग फंक्शन टेस्ट। क्लियर? अब ये जो लंग फंक्शन टेस्ट है इसमें क्या होता है, तो लंग फंक्शन टेस्ट जो है इट इज़ अ सीरीज ऑफ टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट आपके आते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, दैट इज योर स्पायरोमेट्री।
स्पायरोमीट्री में क्या होता है, विद द एड ऑफ डिवाइस स्पायरोमीटर की हेल्प से करा जाता है। अब ये जो स्पायरोमीट्री है इसमें क्या करा जाता है कि आपसे एक फोर्सिबली इनहेल कराया जाता है प्लस आपसे एक्सेल कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि क्या आपके लंग्स जो हैं उनका जो रेट ऑफ फ्लो है, जो गैसेस का रेट ऑफ फ्लो है, जो आपका स्पीड है जो एयर की अंदर जाने की और बाहर निकलने की, क्या वो ठीक है, कम है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है आपका स्पायरोमीटर के थ्रू। अगर उसमें हम बात करते हैं तो जो आपका लंग्स में जो वॉल्यूम है, अब क्या करते हैं जब भी हम एक्सेल करते हैं या जब भी हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जब हमने इनहेल किया तो उसमें भी कुछ गैस जो है वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी सेल्स में तो जा ही रही है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन जो है वो क्या कहाँ रहती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहती है। उसी तरीके से जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने के बाद भी कहाँ रहती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लंग वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पायरोमीटर की हेल्प से आपका जो लंग वॉल्यूम है उसको भी चेक किया जाता है। जो सेकेंड टेस्ट होता है दैट इज योर प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी अब जनरली ये भी एक टेस्ट है जो जिसमें क्या देखा जाता है, विच मेजर्स द गैस प्रेजेंट इन योर लंग्स, जो क्या देखती है कि यस आपके लंग्स में कितनी गैस प्रेजेंट है जब आप इनहेल कर रहे हैं या जब आप एक्सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपके लंग्स में कितना जो गैस है वो प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से देखा जाता है, आपका इस टेस्ट के थ्रू जो है वो जज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो होता है, एक होता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमने इनहेल किया है, हम एक्सेल कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो क्या वो हमारे सारे के सारे सेल्स में डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो क्या वो फैल रहा है, फैलने का मतलब है कि हमारे हर एक सेल तक क्या ऑक्सीजन जो है वो पहुंच रही है, अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस कैपेसिटी को जानने के लिए करा जाता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिससे क्या होता है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे पता लगाया जाता है कि यस आपके लंग्स जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी एबनॉर्मेलिटी की जो लिमिट है वो क्या क्रिएट हो रही है। क्लियर। सो इट इज जज्ड बाय योर डॉक्टर विद द एड ऑफ दीज टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे अंदर, ये डिसऑर्डर्स जो हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें लगता है कि यस ये सिम्टम्स क्रिएट हो गए हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए है कि हो सकता है हमें ये डिजीज़ क्रिएट ना हो गई हो। तो उसमें हम जो सिम्टम्स मानते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे आपकी कफिंग है, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर हो गई है, फटीग जो है वो बहुत ज़्यादा रह रही है, जो आपकी वीजिंग है, जो आपको लगता है कि यस बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। तो ये बहुत से सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जिनके बेसिस पर यस हमें लगता है कि अगर ये सिम्टम्स रेगुलर होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो यस वी मस्ट विजिट अ डॉक्टर। उसके बाद आपका एक आता है COPD। What is this COPD? COPD जो है that is chronic obstructive pulmonary disease। तो COPD क्या है, क्रॉनिक का मतलब क्या है, जो लंबे समय से चल रही है, ठीक है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी रुकावट पैदा हो रही है। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गन में, सिर्फ हम लंग्स की बात ना करके बाकी ऑर्गन्स की भी अगर बात करें, तो किसी भी ऑर्गन में अगर किसी भी तरीके की रुकावट हो गई है तो क्या होगा, उस ऑर्गन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जो ऑर्गन काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके काम करने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉनिक जो है, अगर वो लंबे समय से ऐसा हो रहा है, लंग्स में डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमारे लंग्स जो हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपका COPD है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सच डिजीजेस जो हमने यहाँ पे डिसऑर्डर्स किए हैं।
तो अगर इन्हीं डिसऑर्डर्स की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो हम COPD की बात करते हैं। सो ये था लंग्स के बारे में एक जनरल डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जनरली ना हमें इन सब बातों का पता होना चाहिए है। क्लियर? सो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, आपको कैसी लगी है। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।